नमस्कार दोस्तों, छत पर बागवानी में आपका स्वागत है। आज आप मेरे बालकनी गार्डन में हैं। लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि हमने हाइड्रोजेल की चर्चा की। हाइड्रोजेल का इस्तेमाल बहुत ही सरल है और ये हमारे गार्डनिंग को इजी बनाता है क्योंकि ये वाटरिंग रिक्वायरमेंट इससे कम हो जाती है। अभी तक आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया तो इसका इस्तेमाल ज़रूर करिए और अपनी गार्डनिंग को मेरी तरह ईजी बनाइए। आज हम कुछ और गार्डनिंग टेक्निक्स की चर्चा करेंगे। ये है बायो फर्टिलाइजर्स। सुनने में तो बहुत नया सा लग रहा है, बट इसका इस्तेमाल भी बहुत आसान है। गार्डन को हरा भरा रखना, ताज़े फूल, फल एवं सब्जियों को लेना हमें अच्छा लगता है। पौधों को बढ़ने के लिए, इन पे फूल फल लगने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधों के वृद्धि, विकास एवं एक अच्छी पैदावार के लिए प्रॉपर फीड कराना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए रासायनिक फर्टिलाइज़र यानी कि केमिकल फर्टिलाइज़र की भरपूर मात्रा में इस्तेमाल की जाती है। ये केमिकल फर्टिलाइज़र फूल, फल एवं सब्जियों का हिस्सा बन जाते हैं। हम इनका सेवन करते हैं और कहीं ना कहीं ये कई तरीके के बीमारियों का कारण है। इन केमिकल फर्टिलाइज़र को बहुत ही आसानी से बायो फर्टिलाइज़र से रिप्लेस किया जा सकता है। इसका प्रयोग बहुत ही आसान है। ये कई प्रकार के जैव उर्वरक हैं जो हमारे बागवानी के लिए सहायक है। इनमें से एक है माइकोराइज़ा। माइकोराइज़ा एक्चुअली एक फंगस है जो कि हमारे मिट्टी में पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है और ये पौधों के जड़ों में स्थित होता है। अब हम माइकोराइज़ा की चर्चा विस्तार में करेंगे कि इसका इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कैसे करें और पौधों की किस किस अवस्था में हम माइकोराइज़ा को इस्तेमाल कर सकते हैं। माइकोराइज़ा का इस्तेमाल हम अपने गार्डन में कैसे कर सकते हैं और इसके क्या क्या लाभ हैं, ये हमारी गार्डनिंग को आसान कैसे बनाता है। यह है माइकोराइज़ा। यह एक फंगस है। यह सूक्ष्म जीव मिट्टी में उपलब्ध जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जो कि कभी कभी अवेलेबल नहीं होते हैं प्लांट को, इनको उपलब्ध अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य करता है। यह फंगस को हम वैम के नाम से भी जानते हैं, यानी कि वैस्कुलर आर्बस्कुलर माइकोराइज़ा। आप अगर वैम के नाम से अगर कोई फंगस, अगर आप माइकोराइज़ा पूछ रहे हैं कि मार्केट में कैसे अवेलेबल होगा और वो वैम के नाम से मिल रहा है, तो दिस इज़ इक्विवेलेंट। माइकोराइज़ा का ही दूसरा नाम वैम है। वैम इसलिए पढ़ा कि ये प्लांट के रूट के जो वेसल्स होते हैं उसमें घुसकर ये कार्य करता है, इसलिए इसका नाम वैम पड़ा है। ये हमारी मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और कुछ अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट जैसे कॉपर, जिंक, आयरन को उपलब्ध अवस्था में बदलकर पौधों को अवशोषित करने का कार्य में हेल्प करता है। यह सूक्ष्म जीव पौधों की जड़ों में घुसकर जाता है और वहाँ अपना ग्रो करता है। ग्रो करके ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, यानी कि सहजीवी के रूप में। सहजीवी कहने का मतलब हुआ कि ये दोनों प्लांट एंड माइकोराइज़ा एक दूसरे को बेनिफिट देते हैं और एक दूसरे के साथ अपने सामान को एक्सचेंज करते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और इस भोजन बनाने में जो स्टार्च होता है वो ये पौधे कुछ इस फंगस को शेयर करते हैं। इस स्टार्च को फंगस ये भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और बदले में ये माइकोराइज़ा प्लांट को पोषक तत्व को उपलब्ध कराता है। माइकोराइज़ा का इस्तेमाल बहुत ही आसान है। इसका इस्तेमाल हम मिट्टी में मिलाकर करेंगे। इसका इस्तेमाल हम बीज लगाने से पहले करते हैं, बीज लगाने के साथ भी कर सकते हैं। अगर कोई पौधा ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उसके सीडलिंग कल्चर को भी हम कर सकते हैं, और अगर किसी पौधे को हमें मिट्टी के साथ ट्रांसप्लांट करता है उसमें भी हम इस वैम यानी कि माइकोराइज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ पर मैंने ये पॉटिंग मिक्स लिया है। आप इसकी जगह मिट्टी भी ले सकते हैं, लेकिन मिट्टी में आप पहले से इसमें ऑर्गेनिक मैटर मिला होना चाहिए, यानी कि आप जो मिट्टी तैयार करेंगे इसमें अच्छे से फार्म यार्ड मैन्योर या अलग कोई भी कंपोस्ट मिलाएंगे, या फिर आप इसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाकर इसको ऑर्गेनिक मैटर से रिच बनाएंगे। मैंने यहाँ पर सॉइल स्पॉटिंग मीडिया लिया है। जैसा आप सभी जानते हैं, मैंने अपने पिछले एपिसोड में भी शेयर किया था जब मैं हाइड्रोजेल बता रही थी कि हाइड्रोजेल का इस्तेमाल भी मिट्टी के साथ भी कर सकते हैं और सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के साथ भी कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हम माइकोराइजा की यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं तो इस माइकोराइजा का इस्तेमाल हम मिट्टी के साथ भी कर सकते हैं और सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के साथ भी कर सकते हैं। यहाँ मैंने सॉइल स्पॉटिंग मीडिया लिया है। जो रिकमेंडेड डोज है माइकोराइजा की वो है 20 ग्राम पर केजी ऑफ सॉइल, यानी कि ये 1 केजी ऑफ सॉइल लिया है, इसमें मैं लगभग 20 ग्राम माइकोराइजा को मिक्स करूँगी, या फिर 15 से 20 ग्राम पर पौधा। यानी कि अगर आप एक पौधा आप गमले में लगा रहे हैं तो इस पौधे के लिए आप 15 से 20 ग्राम माइकोराइजा का इस्तेमाल करेंगे मिट्टी में मिलाकर। यहाँ मैं ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया है, ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को तैयार करी हूँ माइकोराइजा डालने के लिए। यहाँ सॉइल स्पॉटिंग मीडिया मैंने डाला है। इस मीडिया में माइकोराइजा को हम ऐड करेंगे। माइकोराइजा का प्रयोग बहुत ही आसान है। लगभग 1 केजी पॉटिंग मिक्स में हम 15 से 20 ग्राम माइकोराइजा को ऐड करेंगे। माइकोराइजा को मैंने सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में डाल लिया है और हम इसे अच्छी तरह सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में मिलाएंगे। दोस्तों, वैसे तो इसे हम कोई दिक्कत नहीं कि हाथ से भी मिक्स करते हैं, पर थोड़ी सावधानी के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ग्लव्स पहन रही हूँ। वैसे भी गार्डनिंग में अगर ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा आपके हाथों के लिए सेफ़ रहता है और गार्डनिंग में आप आराम से हर चीज़ को, कोई हाथों को किसी तरह की नुकसान नहीं पहुँचते। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी माइकोराइजा को सॉइल स्पॉटिंग मीडिया के साथ, ताकि ये अच्छे से सॉइल स्पॉटिंग मीडिया या फिर जो हम भी सॉइल या स्पॉटिंग मिक्स करते हैं उसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। सॉइल पॉटिंग मिक्स के साथ ऐड करेंगे, इसे कभी भी अपने हाथों से रब नहीं करेंगे क्योंकि ये लाइव फंगस है। अगर हम अपने हाथों से रब करेंगे तो ये फंगस मर भी सकते हैं। ये हमारा पॉटिंग मिक्स माइकोराइजा के साथ तैयार है। अब हम इसे इस मिट्टी में, इस पॉटिंग मिक्स में हम सीड की सोइंग करेंगे। दोस्तों, सारे गार्डनिंग के बेसिक कल्चरल ऑपरेशन एक जैसे हैं, जैसे हम करते हैं वैसे ही करेंगे। बस यहाँ पर थोड़ी सी टेक्निक्स है कि हमने यहाँ पर जैव उर्वरक माइकोराइजा को अपनी मिट्टी में मिक्स किया है। अब हम इसका इस्तेमाल बीज लगाने में करेंगे। इसे हम आम मिट्टी की तरह इस्तेमाल करेंगे। आम सॉइल पॉटिंग मिक्स में जैसे हम बीज लगाते हैं उसी तरह इसमें हम बीज को लगाएंगे। यहाँ पर बीज लगाने के लिए मैंने एक पॉट लिया है। आप देखेंगे पॉट में पहले से होल किया है, क्योंकि ये बेसिक्स है गार्डनिंग की कि पॉट में अगर होल होगा तो ड्रेनेज सिक्योर होगी, इसमें किसी तरह का पानी इकट्ठा नहीं होगा और हमारे पौधे में किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। पर इस होल को हम कवर करेंगे। इस होल को कवर करने के लिए मैंने एक मिट्टी का टुकड़ा लिया है। ये मिट्टी के गमले के टुकड़े से हम होल को कवर कर रहे हैं। अब हम इसमें ये पॉटिंग मिक्स को भरेंगे जिसमें ऑलरेडी माइकोराइजा मिला हुआ है। इसे प्रॉपर्ली गमले को फिल करके इसे ऊपर तक कवर कर लिया है। ये पॉटिंग मिक्स गमले में भर गया है और ये बीज लगाने के लिए तैयार है। अब मैं इसमें बीज लगाऊंगी। यहाँ पर मैंने बीज लिया है और इसे प्रॉपर प्लेस कर दूंगी। दोस्तों, ये सारी जो बेसिक गार्डनिंग की टेक्निक्स है ना वो सेम है, बस हमने यहाँ पर ऐड किया है एक बायो फर्टिलाइजर्स जो कि हमारे पौधों को पोषक तत्व प्रदान करने में मदद कर रहा है। इसमें मैंने बीज प्लेस कर दिया है और इसे मैं ये पॉटिंग मिक्स से कवर करूँगी। ये बचे हुए पॉटिंग मिक्स को ऊपर से डाल देंगे। यह ध्यान रहे कि ऊपर से जब हम पॉटिंग मिक्स या सॉइल से कवर करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटी परत ना बने। जितनी बड़ी बीज है, जितना डायमीटर बीज का है, उसके दुगना हम पॉटिंग मिक्स से इसको कवर करेंगे।
ये कवर कर लिया है मैंने। अब इसमें मैं वाटरिंग करूँगी। वाटरिंग बड़ी सावधानी से हल्के हाथों से करना है ताकि बीज अपनी जगह से रिप्लेस ना हो। इसमें मैंने सीड लगा दिया है। अब इसे हम जर्मिनेशन के लिए छोड़ देंगे। आइए अब हम जानते हैं कि माइकोराइजा कैसे अपना कार्य करता है। जैसे ही सीड में जर्मिनेशन शुरू होगी, माइकोराइजा के माइसीलियम यानी कि फंगस के माइसीलियम इसके जड़ में जाकर स्थित हो जाएंगे। ये वहाँ पर अपना ग्रो करना शुरू कर देंगे। ये ग्रोथ करने के लिए लगभग 28 दिन का यानी कि 4 हफ्ते का वक्त लेते हैं। इसलिए हम सीड की सोइंग के साथ इसको डालते हैं ताकि ये रूट में इन्वेट करके इनको ग्रो करने का वक्त मिल जाए। जब ये फंगस ग्रो करना शुरू करेंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे रूट के ऊपर। ये पूरा जाल बना लेते हैं। इस जाल को हाइफी कहते हैं। ये हाइफी से पूरा रूट का सरफेस एरिया बढ़ जाता है और ये एक्स्ट्रा रूट सिस्टम की तरह कार्य करते हैं। कुछ पोषक तत्व जो होते हैं जैसे कि फॉस्फोरस, ये अवेलेबल तो होते हैं मिट्टी में, बट ये इमोबाइल होते हैं। इसका मतलब ये जहाँ पर डाला वहीं पर पड़े रहेंगे। इसके लिए पौधों की जड़ों को जाकर वहाँ पर उनको एब्जॉर्ब करना होता है और ये हाइफी जो एक्स्ट्रा रूट सिस्टम की तरह कार्य करते हैं उस न्यूट्रिएंट तक जाते हैं और वहाँ से एब्जॉर्ब कर पौधों को अवेलेबल कराते हैं। ये है माइकोराइजा का रूट का फंक्शन। देश भर में स्वदेशी की क्रांति चल रही है। आज हम भी प्रण लें, आज से सिर्फ स्वदेशी पहनेंगे। यदि सब लोगों ने दृढ़ निश्चय कर लिया तो आप सिर्फ एक दिन में अंग्रेजी राज को अपनी मातृभूमि से खत्म कर सकते हैं। जब तक उन्हें उनका असली हक नहीं मिल जाता तब तक कोई काम नहीं करेगा। भूपेंद्र नाथ चाचा, तुमने अपने राइटिंग स्किल्स काफी दिखा दी। कोई आधी अधूरी स्वतंत्रता की बात नहीं होगी। मांग होगी तो पूर्ण स्वराज की मांग होगी, बिना शर्त। स्वराज में देखिए क्रांतिकारी भूपेंद्र नाथ दत्त की महान गाथा। दोस्तों, अब मैं बताऊंगी कि अगर हम कोई सीडलिंग लगा रहे हैं तब हम माइकोराइजा का इस्तेमाल कैसे करेंगे। इस सीडलिंग को मैं माइकोराइजा के साथ ट्रीट करूंगी। इसके लिए 1/2 लीटर वाटर लेना है। अब इस 1/2 लीटर वाटर में हम लगभग 50 ग्राम माइकोराइजा हम डालेंगे। यहाँ पर मैंने 50 ग्राम माइकोराइजा ले लिया है। ये 500 ml वाटर में 50 ग्राम माइकोराइजा डाल दिया है और इसका हम घोल बना लेंगे। इस घोल को अच्छी तरह मिला लेंगे। अब हम इसमें सीडलिंग के रूट को डिप करेंगे। ये सीडलिंग है टमाटर का। इसे मैं ट्रांसप्लांट करूँगी बड़े गमले में और ट्रांसप्लांटिंग के पहले इसे मैं ट्रीट करूँगी माइकोराइजा के कल्चर के साथ। बड़े सावधानी से हम इस सीडलिंग को निकालेंगे। और इसे हम डिप करेंगे माइकोराइजा कल्चर सॉल्यूशन में। ये माइकोराइजा प्लांट के रूट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है। जैसे ही मैंने इसे इस कल्चर में डिप किया है, यहाँ माइकोराइजा फंगस रूट में जाकर इन्वेट करेंगे और जैसे ही हम इसे मिट्टी में लगाएंगे ये अपना कार्य शुरू करेंगे ग्रो करने का। अब मैं इसे गमले में ट्रांसप्लांट करूँगी। इसके लिए मैंने एक गमला लिया है। इसमें माइकोराइजा मिक्स ही पॉटिंग मिक्स को फिल किया है। जैसे मैंने सीड के सोइंग के समय बताया कि पॉटिंग मिक्स में हम माइकोराइजा को मिक्स करेंगे और उस मिक्सचर को गमले में भरेंगे। इस गमले में मैंने ऑलरेडी
माइकोराइजा मिला हुआ पॉटिंग मिक्स फिल करा हुआ है और इस सीडलिंग को अब हम इसमें लगाएंगे। इसमें बड़े इस घोल से इस सीडलिंग को निकालना है और प्रॉपर यहाँ पर जैसे हम आम तौर पे कोई भी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करते हैं उसी तरह हम सीडलिंग को ट्रांसप्लांट कर देंगे इस पॉटिंग मिक्स में। इस पॉटिंग मिक्स में ऑलरेडी माइकोराइजा मिला हुआ है और इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। अब हम इसमें वाटरिंग करेंगे। पानी जब भी हम पौधे में डालते हैं प्रॉपर मात्रा में डालेंगे और इसे 2 दिन तक हम छाया में रखेंगे, फिर धीरे धीरे हम इसे धूप में रख देंगे। हमें ये सावधानी रखनी है कि जब भी ट्रांसप्लांटिंग करें, खासकर जब बैरन सीडलिंग हो, यानी कि जो सीडलिंग लगा रहे हैं उसके रूट के ऊपर किसी तरह की मिट्टी नहीं हो, उस केस में हम या तो सीडलिंग को अर्ली मॉर्निंग में ट्रांसप्लांट करेंगे या फिर लेट इवनिंग में, क्योंकि अगर हम धूप में करते हैं या फिर दोपहर के समय करते हैं तो इस समय तापमान बहुत ज़्यादा होता है और ये सीडलिंग एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। ये सीडलिंग मैंने लगा दिया है, अब मैं इसे धूप में रख रही हूँ ताकि ये एस्टैब्लिश हो जाए। सर्दी, खांसी, बुखार, सीने में जकड़न, थकान, मांसपेशियों में दर्द, ये सब हो सकते हैं संक्रामक रोगों के लक्षण। अगर आप भी संक्रामक रोग के शिकार हैं, तो फोन उठाएं और विशेषज्ञ डॉक्टरों से समाधान पाएं। संक्रामक रोग, कारण, लक्षण और रोकथाम इस शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। दोस्तों, अगर आपने मार्केट से कोई पौधा बाय करा है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल हरा भरा हो और पौधा बहुत अच्छे से ग्रो हो और आपको किसी तरह की इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल ना करना पड़े, तो इस पौधे को भी आप माइकोराइजा के साथ ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि किसी पौधे को जब हम बाज़ार से लाते हैं तो इसे कैसे हम माइकोराइजा के साथ अपने गमले में लगाते हैं। यहाँ एक पौधा है, इसे भी मैं ट्रांसप्लांट करूँगी। पौधों को ट्रांसप्लांट करने से पहले इसे माइकोराइजा के साथ ट्रीट करेंगे। यहाँ पर इस पौधे को मैं निकालूंगी और माइकोराइजा से ट्रीट करूंगी। इसके लिए पौधे को ट्रांसप्लांट करने के लिए लगभग 2 टेबल स्पून यानी कि 15 से 20 ग्राम माइकोराइजा का इस्तेमाल करते हैं। इसे हम बड़ी सावधानी से निकालते हैं। इस पौधे को निकालने के बाद इसके जड़ को थोड़ा सा हल्का करेंगे ताकि यहाँ पर मिट्टी हल्की हो जाए और जड़ एक्सपोज हो। बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये इस मौसम में हम ट्रांसप्लांटिंग कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़्यादा मिट्टी अगर हट जाएगी तो पौधे के मरने का खतरा होगा और सपोर्ट नहीं करेगी। इसके लिए लगभग 2 टेबल स्पून यानी 15 से 20 ग्राम माइकोराइजा का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से मैंने माइकोराइजा लिया है और इसे स्प्रिंकल कर दूंगी मैं इस अर्थ बॉल के पास, ताकि ये माइकोराइजा जड़ में जाकर जड़ के साथ अपना रिश्ता बना ले और ग्रो करना शुरू कर ले। ये चारों तरफ से मैंने माइकोराइजा डाल दिया है। अब इस माइकोराइजा से मिले हुए इस पौधे को हम गमले में लगाएंगे। इसके लिए मैंने पहले से गमला तैयार करके रखा हुआ है। जैसे पहले मैंने बताया, सोइंग और ट्रांसप्लांटिंग के साथ भी हम अपने पॉटिंग मिक्स में, चाहे वो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया हो, चाहे वो मिट्टी का पॉटिंग मिक्स हो, उसमें माइकोराइजा को मिलाएंगे। मात्रा होगी 1 kg सॉइललेस पॉटिंग मिक्स या 1 kg सॉइल में 20 ग्राम माइकोराइजा। यहाँ पर मैंने ये सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में माइकोराइजा मिलाकर रखा है। अब हम इस माइकोराइजा वाले पॉटिंग मिक्स को हम गमले में फिल करेंगे। जो गमला से आधा से ज़्यादा भर जाए तो इस
पौधे को हम, जिसमें हम ऑलरेडी माइकोराइजा पाउडर से हमने ट्रीट कर लिया है, इसे हम लगाएंगे। इसे अच्छी तरह भर लेंगे ताकि ऊपर तक हमारा पॉटिंग मिक्स आ जाए। इसे हल्के हाथों से प्रेस कर देंगे। और इसमें हम पानी डालेंगे। वाटरिंग हम प्रॉपर करेंगे ताकि ये जो है पॉटिंग मिक्स के साथ माइकोराइजा भी पानी को अवशोषित कर ले और ये अपना कार्य करना शुरू कर ले। जैसे सोइंग के केस में और ट्रांसप्लांटिंग के केस में ये माइकोराइजा सहजीवी के रूप पर जड़ के साथ अपना रिश्ता बना लेता है, ठीक उसी प्रकार इस पौधे में भी माइकोराइजा जड़ के साथ सहजीवी के रूप में अपना रिश्ता बना लेगा। ये पौधों से अपना खाना लेगा और बदले में ये पौधों को न्यूट्रिएंट अवेलेबल कराएगा। खासकर फॉस्फोरस, माइकोराइजा के उपयोग से फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। ये माइकोराइजा पौधों के ऊपर शील्ड का काम करते हैं, जिसमें कई तरह के फंगस, बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली बीमारियों से इनका बचाव होता है। इतना ही नहीं, निमेटोड से होने वाली हानियों को भी ये माइकोराइजा रोकता है। माइकोराइजा इतना इफिशिएंट है कि ये लगभग मिट्टी में उपलब्ध इमोबाइल फॉस्फोरस की उपलब्धता को 70 से 80% तक बढ़ा देता है। जब ये माइकोराइजा ग्रो करके रूट के ऊपर जो जाल बनाता है, जिससे इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इस कंडीशन में जब हम ऊपर से कोई जैव उर्वरक आप अपनी मिट्टी में मिलाते हैं तो उसका भी अपटेक बढ़ जाता है। मतलब जो जैव उर्वरक न्यूट्रिएंट हम ऊपर से डालते हैं मिट्टी के अलावा, वो भी रूट सरफेस के द्वारा एब्जॉर्ब करके वो प्लांट की रूट को अवेलेबल करा देता है। माइकोराइजा के इस्तेमाल से पौधों को न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिलता है, इसलिए पौधों की बढ़वार एवं पैदावार अच्छी होती है। इतना ही नहीं, पौधों में स्ट्रेस से लड़ने की क्षमता, यानी कि पौधों में सूखा, नमी, विभिन्न प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता आ जाती है। ये माइकोराइजा मिट्टी के फिजिकल कंडीशन को भी इन्हांस करता है, यानी कि ये मिट्टी को भुरभुरी बनाता है, जिससे ऑक्सीजन का प्रवाह बहुत अच्छे से होता है और इस ऑक्सीजन के प्रवाह को अच्छे होने से रूट बहुत अच्छा डेवलप होता है और यही रूट फंगस के साथ रिश्ता बनाकर न्यूट्रिएंट के अपटेक को बढ़ा देता है। माइकोराइजा के इस्तेमाल में हमें कुछ सावधानियां रखनी है। जैसा कि मैंने बताया, इस कल्चर को कभी भी हाथ से न रगड़ें। जब भी हम इस कल्चर को सॉइल स्पॉटिंग मीडिया या फिर मिट्टी के साथ मिक्स करते हैं तो सावधानी के साथ हमें मिलानी है, इसे हाथ से रगड़ना नहीं है, क्योंकि यह एक जैव फंगस है और अगर हम हाथ से रगड़ेंगे तो इसमें फंगस के मर जाने की संभावना हो सकती है और हमारा ये कल्चर इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा।